डियर स्टूडेंट्स, आज घनाभ और घन के बारे में जानेंगे। यह 9वीं एवं 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए है। तो जानते हैं घनाभ किसे कहते हैं। तो घनाभ का परिभाषा है कि जिस ठोस आकृति का प्रत्येक फलक एक आयत हो उसे घनाभ कहते हैं। तो आयत के बारे में आप जानते हैं कि आयताकार होता है क्या आयत। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होती है। ये आपको हो गया आयत। तो जिस ठोस आकृति का प्रत्येक फलक यानी प्रत्येक सतह ये आयताकार हो उस आकृति को घनाभ कहते हैं। जैसे है किताब, ईंट, डस्टर। किताब, ईंट, डस्टर ये सब घनाभाकार है यानी घनाभ के आकार का है। तो हम घनाभ का चित्र कैसे बनाएंगे। तो दो आयत से घनाभ बनाएंगे। तो एक आयत तो है ए बी सी डी। अब इसमें दूसरा आयत बनाएंगे। जितनी लंबाई और चौड़ाई के ये आयत बनाए हैं उतनी ही लंबाई और चौड़ाई के दूसरे आयत बनाएंगे। तो इस दोनों भुजाएं और इस दोनों भुजाएं के बीचों बीच से लेंगे। अब यहां से खींचेंगे इसे करके लंबाई और ये चौड़ाई लेंगे। इसका नाम रखेंगे ई एफ जी एच। अब डी को ई से मिला देंगे, ए को एफ से मिला देंगे, सी को एच से मिला देंगे, बी को जी से मिला देंगे। अब ये बन गया घनाभ। ये हो गया घनाभ। तो इसमें दो आयत से घनाभ बनाए हैं, लेकिन इसमें 6 आयत होते हैं। कितने आयत होते हैं? 6। तो याद रखेंगे कि घनाभ में 6 आयत होते हैं, 4 विकर्ण, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। तो देखिए कि घनाभ में 6 आयत कैसे होते हैं। जैसे किताब है, किताब तो एक घनाभ है। तो किताब में देखते हैं कि 6 आयत कैसे होते हैं। एक किताब है और इसका एक फलक यानी एक सतह आयत है। जैसे इस सतह के लिए ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये आयत हुआ। इस फलक को भी देखिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये भी आयत हुआ। अब इस फलक को देखते हैं, इस सतह को, तो इस सतह को देखते हैं। देखिए ये लंबाई है और ये जो है आपको ये चौड़ाई है। तो इस सतह के लिए ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये आयत हुआ। उस तरह से ये भी आयत है, ये भी आयत है और ये भी आयत है। तो इस किताब में 6 फलक है और 6 फलक आयत है। जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घनाभ में 6 आयत होते हैं। घनाभ में 6 आयत होते हैं। किताब भी एक घनाभ है और इसमें 6 आयत देखिए, एक आयत, 2 3 4 5 और 6। इसमें 6 आयत आप देखिए एक बार फिर पुनः, एक आयत और एक 2 आयत, एक साइड हुआ 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4, एक 5 और 6। तो घनाभ में 6 आयत होते हैं। अब है 4 विकर्ण। तो इसमें 2 आयत से घनाभ बनाए हैं। तो एक आयत में
एक आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक आयत में दो विकर्ण होते हैं, AC और BD। तो इसमें तो दो आयत बनाए हैं, ABCD, तो इसके लिए दो विकर्ण, और EFGH इसके लिए दो विकर्ण, तो दो और दो चार, तो घनाभ में चार विकर्ण होते हैं। अब है 12 किनारे, किनारा को भुजा भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि 12 भुजाएं कैसे होती है। तो यह जो है कि DE है, DE यह एक भुजा यानी पहली भुजा, तो यह पहली भुजा यानी एक भुजा, ये दो, ये तीन, चार, ये पांच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, इसके बाद ये है 10, ये है 11, ये 12। तो इस तरह से घनाभ में 12 भुजाएं होती है, घनाभ में 12 भुजाएं होती है। अब 8 कोने, तो देखिए यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब कोने हैं। तो याद रखेंगे कि जिस ठोस आकृति का प्रत्येक फलक एक आयत हो उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ में 6 आयत होते हैं, घनाभ में 6 सतह होते हैं और 6 सतह आयत होते हैं। घनाभ में 4 विकर्ण, 12 किनारे तथा 8 कोने होते हैं। घनाभ की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से तथा ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। जैसे किताब, ईंट, डस्टर ये सब घनाभ है। तो घनाभ के बारे में जान लिए। अब जानते हैं घन के बारे में। तो घनाभ और घन, घनाभ और घन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए यहां घनाभ के बारे में देखें, अब घन के बारे में देखते हैं। तो यहां दो आयत से घनाभ बनाए हैं, तो इसमें दो वर्ग से घन बनाएंगे। तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, ये चारों भुजा एक समान लेंगे। आप स्केल से नाप करके बनाएंगे। ये चारों भुजा एक समान लेंगे, ABCD, ABCD एक वर्ग हुआ। इसी तरह से इसमें दूसरा वर्ग बनाएंगे। जिस लंबाई का ये चारों भुजा लेंगे उसी लंबाई के फिर 4 भुजा से दूसरा वर्ग बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे EFGH। अब यहां D को E से मिलाएंगे, C को H से मिलाएंगे, A को F से और B को G से। इस तरह से हो गया घन, ये हो गया घन। तो दो आयत से घनाभ बनाएंगे, दो वर्ग से घन बनाएंगे। घन में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। घन की भुजा को यल सूचित करते हैं। तो ए भुजा यल, ए भी भुजा यल, ए भी भुजा यल, सभी की लंबाई एक समान होती है। घन में जितने भुजाएं होती है उस सभी की लंबाई एक समान होती है। अब यहां देखें कि घनाभ में 6 आयत होते हैं,
उसी तरह से घन में 6 वर्ग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 6 वर्ग। घनाभ का प्रत्येक फलक एक आयत होता है, घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। तो आप यहां देखे हैं घनाभ का परिभाषा। अब इसी में हम सेट कर देते हैं घन का परिभाषा। यहां लिखे कि जिस ठोस आकृति का प्रत्येक फलक एक आयत हो, इस आयत के जगह पर हो जाएगा वर्ग, आयत के जगह पर हो जाएगा वर्ग। आप यहां भी कर लीजिए, घन किसे कहते हैं? जिस ठोस आकृति का प्रत्येक फलक एक वर्ग हो उसे घन कहते हैं। इसमें 6 वर्ग, 4 विकर्ण, 12 किनारे तथा 8 कोने होते हैं। घन की प्रत्येक भुजा को घन की प्रत्येक भुजा को यल से सूचित किया जाता है। घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे पासा को आप जानते हैं, जैसे लूडो जो खेलते हैं तो पासा से, तो उस पासा का प्रत्येक सतह यानी प्रत्येक फलक एक वर्ग है। अब उसमें देखेंगे पासा में कि 6 सतह होते हैं और छबु सतह जो है वह एक वर्ग के आकार का है। छबु सतह क्या है? वर्ग का आकार का है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखिए कि घनाभ में 6 आयत होते हैं और घन में 6 वर्ग होते हैं। अब घनाभ और घन दोनों में 4 विकर्ण, 12 किनारे तथा 8 कोने होते हैं। ये जो है कि 4 विकर्ण, 12 किनारे और 8 कोने, ये घनाभ और घन दोनों में होते हैं। तो घनाभ और घन का एक बार और कंपेयर कर देते हैं। घनाभ में 6 आयत होते हैं, घन में 6 वर्ग होते हैं। घनाभ और घन दोनों में 4 विकर्ण, 12 किनारे तथा 8 कोने होते हैं। घनाभ की लंबाई, ये जो FG जो है, ये पूरे FG जो है ये घनाभ की लंबाई है। तो घनाभ की लंबाई को L से, ये चौड़ाई जो है AF, चौड़ाई को B से, EF जो है EF, यह ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। घनाभ की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। घन की प्रत्येक भुजा को L से सूचित किया जाता है। घन की प्रत्येक भुजा को L से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से आप देख लिए घनाभ और घन। तो घनाभ का जो परिभाषा याद आप कर लेते हैं तो घन का भी परिभाषा याद हो जाएगा। तो घनाभ के लिए हो जाएगा कि जिस ठोस आकृति का प्रत्येक फलक एक आयत हो उसे घनाभ कहते हैं, और जिस ठोस आकृति का प्रत्येक फलक एक वर्ग हो उसे घन कहते हैं। घनाभ की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। घन की प्रत्येक भुजा को L से सूचित किया जाता है। घनाभ और घन दोनों में 4 विकर्ण, 12 किनारे तथा 8 कोने होते हैं।
तो इस तरह से आप घनाभ और घन के बारे में जाने, तो आप इसको बार बार देख करके इसको लिख लेंगे और याद करेंगे। इससे आगे नेक्स्ट टाइम में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।